गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड द्वितीय वर्ष भाषा शिक्षण शास्त्र हिंदी संस्कृत के बारे में हम जान रहे थे। हिंदी संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र के इकाई द्वितीय शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री में आज हम पुस्तकालय, पत्र पत्रिका, विश्व विज्ञान कोश और शब्दकोश के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय में पहले हम पुस्तकालय के बारे में जानेंगे कि पुस्तकालय क्या होता है। तो विद्यालय में आपने देखा होगा कि छात्रों के चरित्र विकास की दृष्टि से तथा शैक्षिक कार्यक्रम को गुणात्मकता की दृष्टि से कक्षा पुस्तकालय का बहुत महत्व है। किसी भी विद्यालय के विद्यार्थियों के चरित्र तथा शैक्षिक निपुणता का मानदंड वहाँ के पुस्तकालय से लगाया जा सकता है। पुस्तकालय विद्यालय महाविद्यालय का हृदय है। ये नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र है। अतः पुस्तकालय को विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पुस्तकालय को विद्यालय की महाविद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जाता है। पुस्तकालय को बौद्धिक एवं साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान भी माना जाता है। जैसे कि कार्लाइल ने पुस्तकालय की परिभाषा देते हुए कहा है कि पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय है। इस तरीके से पुस्तकालय में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे कि पुस्तकालय की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लाइब्रेरी कि प्रत्येक विद्यालय में एक कक्षा पुस्तकालय भवन होना चाहिए। पुस्तकालय भवन विद्यालय महाविद्यालय के केंद्र में स्थित हो। पुस्तकालय भवन यदि पृथक हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो विद्यालय भवन में ही एक पृथक पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए। यह कक्ष थोड़ा एकांत में होना चाहिए जहाँ विद्यालय के कोलाहल पूर्ण वातावरण से मुक्त रहकर बालक निर्विघ्न अध्ययन कर सके। पुस्तकालय भवन में एक वाचनालय होना चाहिए तथा एक या एक से अधिक अध्ययन कक्ष होने चाहिए। इन कक्षों में छात्र अकेले बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। इन कक्षों का आकार 10x10 फुट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अलमारियों से युक्त कार्यकक्ष वर्क रूम जिसका आकार 12x10 फुट हो की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कार्यकक्ष के पास एक कक्ष कार्यालय के लिए होना चाहिए जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में श्रव्य दृश्य उपकरणों को रखने के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अब है पुस्तकालय के उपकरण, एपेरेटस ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय में भी विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी पुस्तकालय में जो भी काम आने वाली चीज़ें होती है वो उपकरण कहलाते हैं, तभी वो एक अच्छा सा पुस्तकालय माना जाता है। फर्स्ट है मेज। इसका आकार भी 5x3 फुट का होना चाहिए। मेज यानी कि टेबल हल्की हो ताकि इधर उधर आसानी से ले जाया जा सके। मेज में दराज तथा पात फलक फुटबोर्ड्स नहीं होने चाहिए। मेज की ऊंचाई का निर्धारण बालकों के आकार के अनुसार होना चाहिए। अगर बालक छोटे हैं तो उनके लिए छोटी साइज़ की टेबल, अगर बालक बड़े हैं तो उनके हिसाब से बड़ी साइज़ की टेबल्स होनी चाहिए। कुर्सियाँ की भी ऊंचाई मेजों की ऊंचाई के अनुपात में हो। कुर्सियाँ हल्की एवं बाहुहीन हो यानी कि ज़्यादा भारी न हो ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उठाने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। फिर पत्राधार होना चाहिए, पत्रिकाधार होना चाहिए, एटलस स्टैंड होना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष की मेज होनी चाहिए। पत्रक अनुसूची आधार होना चाहिए। लंबात्मक संचिकाएँ होनी चाहिए। काउंटर होना चाहिए। घड़ी, सूचना पट, पुस्तकों के लिए अलमारियाँ, भूचित्रावली आधार। इस तरीके से पुस्तकालय के लिए ये सभी इम्पोर्टेंट उपकरण होते हैं या होने चाहिए, तभी पुस्तकालय एक अच्छा पुस्तकालय माना जाता है। अब है पुस्तकालय में पुस्तकों का संकलन। पुस्तकालय में पुस्तकों के संकलन के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पुस्तकालय के लिए ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाए जो विभिन्न आयु स्तर एवं रुचियों वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो। इस कार्य में उच्च कक्षाओं के छात्रों की सहायता भी ली जा सकती है। पुस्तक चयन में छात्रों की मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक रुचियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में हो। अंग्रेजी तथा हिंदी शब्दकोशों का समावेश अवश्य किया जाए। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान का विकास करने वाले तथा मनोरंजक साहित्य को भी स्थान दिया जाए, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि
पुस्तकालय में सस्ता अश्लील साहित्य प्रवेश न करें। पुस्तकों का मुख्य पृष्ठ, छपाई आदि आकर्षक हो। छोटे बच्चों की पुस्तकों में चित्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। पुस्तकों की छपाई एवं कागज़ अच्छा हो। पुस्तकों की छपाई विभिन्न स्तरों के छात्रों के अनुकूल हो। छोटे बच्चों के लिए मोटी छपाई की पुस्तकें की जाए। किशोर अवस्था के छात्रों के लिए महान नेताओं, साहित्यकारों तथा राजनीतिज्ञों की जीवनियों वाली पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ कलात्मक या चित्रात्मक होने चाहिए। शिक्षक उपयोगी पुस्तकों का चयन किया जाए जिससे शिक्षक अपने बौद्धिक एवं व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि कर सके। अतः अध्ययन सामग्री के चयन में शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। अध्यापकों की ज्ञान वृद्धि के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों का संकलन किया जाए। पुस्तकालय में शिक्षण या अध्यापन संबंधी पुस्तकों का होना भी नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील विधियों से संबंधित साहित्य भी होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का भी चयन होना चाहिए। प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों को चुना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकप्रिय पुस्तकों की प्रतियां मंगवाई जाएं। पत्र पत्रिकाएं भी बालकों की रुचि के अनुसार मंगवाई जाएं। ये अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में मंगानी चाहिए। इसमें से कुछ मनोरंजन प्रदान करने वाली एवं कुछ विषय से संबंधित होनी चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय में एक या अधिक समाचार पत्र अवश्य मंगवाए जाने चाहिए। स्थानीय समाचार पत्रों को भी पुस्तकालय हेतु मंगाया जाए। शिक्षकों के दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण पत्रिकाओं को भी मंगाया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का चयन किया जाए जैसे कि नाटक, जीवन गाथाएँ, आत्मचरित्र, उपन्यास, निबंध, कहानी, कविता संग्रह आदि। तो पुस्तकों की भाषा शैली, विषय प्रतिपादन आदि का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आपके सामने ये जो इमेज बताई गई है एक लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की है, जिसमें अलग अलग रैक बने हुए हैं कि किस रैक में किस तरीके की पुस्तकें रखी जानी चाहिए। अब आपको एक इमेज दिख रही है। कि इस तरीके का लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय होता है जिसमें रैकें इस तरीके की होती है और इसमें अलग अलग सेल्फ में अलग अलग बुक्स को जमाया जाता है कि किस सेल्फ में किस तरीके की बुक है। अब है पुस्तकालय में अन्य पुस्तकें, अदर बुक इन लाइब्रेरी। प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय में पुस्तकालय का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है तथा पाठ्यक्रम में पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों के स्वाध्याय एवं विकास हेतु अन्य पुस्तकों की आवश्यकता भी अनुभव की जाती है, जैसे कि साहसिक कहानियों की पुस्तकें, अनुसंधान संबंधी पुस्तकें, पहेलियों की पुस्तकें तथा कविता की पुस्तकें आदि। तो इन पुस्तकों के माध्यम से एक और छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास संभव होता है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय पुस्तकालय की शोभा भी बढ़ती है। अतः पुस्तकालय में अन्य पुस्तकों का आशय उन सभी पुस्तकों से है जिनके माध्यम से छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ साथ उनका राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी होता है तथा ये पुस्तकें छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन का साधन भी मानी जाती है। अब पुस्तकालय में अन्य पुस्तकों का महत्व और आवश्यकता। पुस्तकालय में अन्य पुस्तकों का महत्व इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास की इस प्रक्रिया से ही पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पुस्तकालय में अन्य पुस्तकों की आवश्यकता और महत्व का स्पष्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है पुस्तकों के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फॉर लाइब्रेरी। अब सामान्य रूप से हम जान रहे हैं कि पुस्तकालय को अच्छा नहीं माना जाता जो कि एक ही प्रकार की पुस्तकों से या मात्र पाठ्यक्रमी पुस्तकों से ही सुसज्जित हो। तो इसके लिए कि उस पुस्तकालय को अच्छा माना जाएगा जिसमें छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। जैसे कोई छात्र कहानी पढ़ना चाहता है तो उसे कहानी की पुस्तक उपलब्ध हो तथा कोई छात्र कविता पढ़ना चाहता है तो उसको कविता से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हो। तो इस प्रकार सभी प्रकार की पुस्तकों का समावेश पुस्तकालय में होना चाहिए।
फिर हमारा सेकंड है स्वाध्याय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रीडिंग। तो कक्षा आपने देखा होगा कि कक्षा में अन्य पुस्तकों की उपलब्धता का प्रमुख लाभ यही होता है कि छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त होती है। अनेक अवसरों पर छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पढ़ने के बाद निरसता महसूस होती है, बोरियत महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को अन्य पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है जो उनकी बोरियत को दूर करते हुए उनका स्वस्थ मनोरंजन एवं ज्ञान प्रदान करने में सहायता दे सके। तो इसे छात्र अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए स्वाध्याय की भावना का विकास भी स्वयं में करने लगते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विद्यालय के प्रति रुचि, यानी कि इंटरेस्ट टू स्कूल। अन्य पुस्तकों के माध्यम से बालकों में विद्यालय के प्रति भी रुचि डेवलप होती है। कि उदाहरण के लिए हम देखें तो जब एक बालक विद्यालय में जाता है तो उसको कार्टून एवं चित्रों से संबंधित अनेक प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती है। वह बालक पुनः विद्यालय जाना चाहेगा क्योंकि विद्यालय से उनको मनोरंजन एवं शिक्षा दोनों ही प्राप्त होते हैं। अतः अन्य पुस्तकों के माध्यम से जो बालक विद्यालय से दूर भागता था वही बालक विद्यालय में पूर्ण रुचि का प्रदर्शन करता है तथा विद्यालय में अधिक समय तक रहना चाहता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त समय का उपयोग, यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। बालकों को विद्यालय में खेलने का समय भी अधिक प्रदान किया जाता है जिससे बालक विद्यालय को मनोरंजन के साधन के रूप में तथा अध्ययन के साधन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त समय का उपयोग बालक पुस्तकालय में स्वाध्याय के रूप में उस स्थिति में ही कर सकता है जब पुस्तकालय में पाठ्यक्रम में पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी स्थान प्रदान किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विकास में भी अन्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं, लोक साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय में उपलब्ध अन्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को अपनी संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं का ज्ञान विविध प्रकार की कहानियों, कविताओं एवं निबंधों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार प्राथमिक स्तर से ही छात्रों का सांस्कृतिक विकास संभव होने लगता है। अब नेक्स्ट है लोकगीतों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फोक सॉन्ग्स। छात्रों में विभिन्न प्रकार के लोकगीतों एवं लोक कलाओं का ज्ञान अन्य पुस्तकों के माध्यम से होता है। विद्यालय में अन्य पुस्तकों की श्रृंखला में उन पुस्तकों को भी स्थान दिया जाता है जो हमारी लोक संस्कृति का वास्तविक चित्रण करती है। इनसे छात्रों को विभिन्न प्रकार की लोक रीतियों के बारे में ज्ञान तथा स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। छात्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है क्योंकि इन पुस्तकों में लिखित चित्रकथाओं एवं कविताओं में मानवीय सामाजिक व्यवस्था छिपी रहती है जिससे छात्रों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार की कहानियों को पढ़ने के बाद छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार अन्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों द्वारा सामाजिक गुणों को सीखने का प्रयास किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन, यानी कि हेल्थ एंटरटेनमेंट। अन्य पुस्तकों का लेखन विद्वानों द्वारा किया जाता है तो इन लेखकों द्वारा समय समय पर अपनी पुस्तकों में सुधार भी किया जाता है। तो इन पुस्तकों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना भी होता है। इसीलिए अन्य पुस्तकों के माध्यम से एक ओर छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है तथा दूसरी ओर शिक्षाप्रद तथ्य भी सीखने को के लिए मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट। स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का भी समावेश पुस्तकालय में होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए उन पुस्तकों को अधिक से अधिक मात्रा में क्रय करना चाहिए जो कि उनको उचित आहार विहार के बारे में भी ज्ञान प्रदान करे। तो इस प्रकार की पुस्तकों को बालक बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं और इस प्रकार की इन पुस्तकों द्वारा बालकों को स्वस्थ शरीर रखने के उपायों के बारे में भी ज्ञान प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लीननेस। छात्रों को व्यक्तिगत एवं परिवेशीय स्वच्छता के बारे में जब पता चलता है इन पुस्तकों के बारे में तो वर्तमान समय की पुस्तकों में कविता एवं कहानियों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वच्छता एवं परिवेशीय स्वच्छता संबंधी क्रियाओं का समावेश किया जाता है। तो इससे छात्रों में द्वारा इन पुस्तकों को
रुचिपूर्ण ढंग से पढ़कर अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं परिवेशीय स्वच्छता से संबंधित कार्यों को स्थान प्रदान किया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय में अन्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन पुस्तकों के माध्यम से एक और प्रभावी रूप से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय और महाविद्यालय की छवि में भी सुधार होता है। तो इस प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय में छात्र अधिक से अधिक रुचि रखते हैं तथा अध्ययन करने जाना चाहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कविता एवं कहानी आदि से संबंधित पुस्तकें पढ़ने के लिए प्राप्त होती हैं। अब हम पत्र पत्रिका के बारे में जानेंगे। जिस पुस्तकालय के माध्यम से दैनिक पत्र, मासिक, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें छात्र के लिए एक शांत शैक्षिक वातावरण उपस्थित करती है, जिसके कारण बालक बस शिक्षण अधिगम के प्रति आकृष्ट होने लगता है। तो इनके अध्ययन से ही छात्र को मानसिक एवं बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीनतम प्रत्ययों, अनुसंधान संबंधी संरचनाएं, नवीनतम शिक्षण प्रणालियां, पहेलियाँ, खेल एवं विज्ञान के चमत्कार आदि पर आधारित पत्र पत्रिकाओं से शिक्षण एवं छात्र दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो शिक्षण में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि फर्स्ट है कि शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत। जो कुछ शिक्षक को पढ़ाना है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रकरण से संबंधित अन्य अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। तो अतः इस प्रकार की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं एवं अन्य प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करके ही शिक्षक के विषय संबंधी ज्ञान में वृद्धि या प्रसार होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण का स्वरूप समय की आवश्यकता और उसके अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से बदलना पड़ता है। इस दिशा में नवीन शिक्षण में सहायता करने वाली आवश्यक सामग्री से परिचित होने तथा इनका उचित उपयोग सिखाने में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त का अवसर। शिक्षण की अनेक पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अध्ययन करने का शिक्षक गण एवं छात्र को स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति। आधुनिक बदलते वैज्ञानिक युग में नवीन आविष्कारों के साथ साथ नवीनतम जानकारी, विचार एवं विषय प्रत्यय में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भाषा की नई नई पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं इस दिशा में ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता। पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन, पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे प्रकरणों का विस्तृत रूप से तथा अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं। सरल भाषा में रोचक एवं सचित्र साहित्य का अध्ययन करके उनके विषय के प्रति रुचि बढ़ती है तथा संबंधित तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश यानी खाली समय का सदुपयोग। शिक्षक एवं छात्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर न केवल खाली समय का सदुपयोग करते हैं वरन अपने ज्ञान को भी आधुनिकतम बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सामान्य विज्ञान शिक्षण की पत्र पत्रिकाओं से सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उचित प्रेरणा देने और वैज्ञानिक वातावरण बनाने एवं अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में पत्र पत्रिका सहायक सिद्ध होती है। अब आपके सामने ये पत्र पत्रिका की इमेज बताई गई है कि किस तरीके की पत्र पत्रिकाएं होती है। जैसे पत्रिका की पुस्तकालय में हर तरीके की पत्रिका होनी अति आवश्यक होती है। उसमें सभी तरीके की जो भी पत्रिकाएं आती है वो उसमें उपस्थित होनी आवश्यक होती है ताकि बालक और शिक्षक यानी कि छात्र और शिक्षक अधिक से अधिक अध्ययन कर सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। अब है विश्व ज्ञान कोश।
विश्व ज्ञान कोश शब्द 3 शब्दों का संयुक्त रूप है, विश्व, ज्ञान एवं कोश। इस आधार पर शाब्दिक अर्थ में विश्व ज्ञान कोश से आशय ये हुआ कि वैश्विक ज्ञान का भंडार, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर संपूर्ण विश्व से संबंधित ज्ञान एकत्रित हो। विगत अनेक वर्षों से विश्व ज्ञान कोश के रूप में विभिन्न पुस्तकें देखने को मिलती है। यह पुस्तकें संपूर्ण विश्व के ज्ञान को अपने आप में समाहित किए हुए विश्व के किसी भी भाग से, किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समावेश इन पुस्तकों में मिलता है। वर्तमान आधुनिक समय में विश्व ज्ञान कोश का स्वरूप भी तकनीकी से प्रभावित है। अब विश्व ज्ञान कोश की पुस्तकों को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा और पढ़ा जा सकता है। विकिपीडिया एक आधुनिक विश्व ज्ञान कोश है जो कंप्यूटर पर उपलब्ध है। इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार विश्व ज्ञान कोश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक किसी भी वैश्विक विषय का ज्ञान इसके माध्यम से सरलता से अपने छात्रों को प्रदान कर सकता है। छात्र स्वयं भी इसकी सहायता से नवीन ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। अब आपके सामने विकिपीडिया यानी कि विश्व ज्ञान कोश की इमेज बताई गई है, जिसके आधार पर आप विश्व ज्ञान कोश के बारे में जान सकते हैं। अब है शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि शब्दार्थ बताने के लिए कोश विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अमरकोश से शब्दों का प्रयोग दिया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग टीका पद्धति में विशेष रूप से देखा जा सकता है। ऐसा करते समय कभी कभी संपूर्ण श्लोक का उल्लेख भी हम कर दिया जाता है और कभी कभी केवल एक ही पर्याय दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम यथा गिरि निर्जनानाम इजिकल टू पर्वत प्रणाम प्रवाणाम पर्वाहो निर्जरो जल इत्यमर तुषारे हिमकणः पृक् संपर्क आदि शब्द भंडार वृद्धि के लिए ये विधि अत्यंत उपयोगी है। तो छात्र एक ही शब्द के साथ कई पर्याय जान लेता है और उसी की सहायता से उसके कठिन शब्दों के अर्थों से ही अमरकोश यानी कि शब्दकोश को कंठस्थ करा देने की प्रथा का भी प्रचलन था। तो ऐसा करने से शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आजकल अमरकोश को कंठस्थ करने की कौन कहे, उनके नाम से ही बिल्ले ही छात्र परिचित होते हैं और यही यदि परिचित भी होते हैं तो उन्हें देखना नहीं जानते। यह अत्यंत खेदजनक परिस्थिति हो गई है कि छात्रों को शब्दों एवं धातुओं के विभिन्न वर्गों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उन्हें आधुनिक संस्कृत शब्दकोशों को भी देखने का ज्ञान होना चाहिए। तो इस विधि की भी अपनी एक सीमा है, क्योंकि यह प्रत्येक तरह के शब्दों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह न तो उपसर्गों अथवा प्रत्ययों से बने हुए शब्दों और न तो व्याकरण के क्लिष्ट रूपों से संयुक्त पदों, ऐतिहासिक शब्दों आदि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके पर्यायवाची शब्द प्राय कठिन होते हैं और छात्रों को चकित कर देने वाले होते हैं। संस्कृत अध्यापकों को छात्रों को संस्कृत शब्दकोश के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और शब्दकोश प्रयोग की विधि सिखानी चाहिए। संस्कृत शिक्षा में शब्दों के लिए धातुओं के गुण आदि के लिए शब्दकोश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। संस्कृत शब्दकोश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इससे छात्र शब्दों के शुद्ध उच्चारण और रूप को स्वयं ही सीख सकते हैं। छात्र लिखित कार्य में अशुद्धियाँ कम करेंगे और संस्कृत अध्यापक को भी कम संशोधन कार्य करना होगा। तो इस तरीके से आज हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएँ, विश्व ज्ञान कोश और शब्दकोश के बारे में विस्तार से जाना। थैंक यू।